वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया, विस्टाज का चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। उस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया था टेक्स्ट बुक से। तिशानी दोशी के बारे में भी हम लोगों ने कुछ जाना था, उनके पोएम्स को कौन कौन अवार्ड मिले हैं, कब मिला है वो अवार्ड, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। फिर चैप्टर शुरू करने से पहले एक बिफोर यू रीड करके एक पार्ट आया था, जिसमें हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस ये था दैट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। अगर आप अपने प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों जानना चाहते हैं तो पूरे प्लैनेट पर एक ही जगह है जहां सबसे अच्छे तरीके से आप ये जान सकते हैं, और वो जगह है एंटार्क्टिका। फिर हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था तो फर्स्ट वीडियो के एंड में एक गहरा आश्चर्य लेखिका को हुआ था एंटार्क्टिका पर पहुंच करके। उस प्रोफाउंड वंडर वर्ड वहां यूज किया गया था कि उसको गहरा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य के 2-3 रीजंस वहां पर दिए गए थे। पहला रीजन था उस जगह के विशालता को देख करके उसको आश्चर्य हुआ। दूसरा था उस जगह के आइसोलेशन को देख करके उसको आश्चर्य हुआ। और तीसरा जो आश्चर्य का मेन रीजन था वो था कि वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के हिस्से हुआ करते थे। तो ये जानने के लिए कि ये कब था ऐसा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास में थे, कब था ऐसा और वो कौन सा समय था, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा अपने प्लैनेट के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ आपके सामने जो मैप है, इस मैप में हमारे प्लैनेट में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एट प्रेजेंट, अभी का मैप है। और अभी जो 7 महाद्वीप हैं हमारे पूरे दुनिया में, वो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, नंबर 2 हुआ। नंबर 3 यूरोप है, नंबर 4 एशिया है, नंबर 5 अफ्रीका है, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 7 एंटार्क्टिका है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स अभी हम लोग अपने ग्लोब में देखते हैं, इस स्थिति में अपने मैप में देखते हैं। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स जो प्रेजेंट में हमारे वर्ल्ड में हैं। मगर हमेशा से हमारे प्लैनेट पर ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट्स थे, ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारा जो प्लैनेट है, इसका इतिहास, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन साल पहले भी हमारा ये प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करता था। 650 मिलियन साल का मतलब हो जाता है 65 करोड़ साल। मिलियन को कन्वर्ट अगर कीजिएगा तो 65 करोड़ निकलेगा। क्योंकि बुक में मिलियंस में दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनिट है, तो मिलियंस में ही याद रखेंगे। 650 मिलियन ईयर्स अगो, इतना पहले भी 650 मिलियन साल पहले हमारा ये प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करता था। और उस समय से तो रिकॉर्ड है, उस समय की तो बातें हैं, और उससे पहले से भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन उस समय हमारा प्लैनेट इस स्थिति में नहीं था। उस समय हमारा प्लैनेट थोड़ा डिफरेंट था।
ऐसा नहीं था जैसा प्रेजेंट में दिख रहा है। उस समय हमारा प्लैनेट कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता था। ये है हमारा प्लैनेट इवन बिफोर 650 मिलियन ईयर्स, मतलब 650 मिलियन साल से भी पहले हमारा प्लैनेट कुछ ऐसा था जिसमें एक ही लैंड मास हुआ करता था। सिर्फ एक भूखंड था पूरे प्लैनेट पर। ये एक लैंड मास आपको दिख रहा है, ये सब जॉइंट थे। देयर वॉज ओनली वन लैंड मास, और उस लैंड मास को नाम दिया गया है पैंगिया। ये 650 मिलियन साल से भी पहले की बात है कि हमारा प्लैनेट जो था उस पर सिर्फ एक लैंड मास हुआ करता था। ओनली वन लैंड मास, दैट वॉज कॉल्ड पैंगिया। इसके बाद 650 मिलियन साल पहले, एग्जैक्टली 650 मिलियन ईयर्स अगो, वो जो एक लैंड मास था वो डिवाइड हो गया दो टुकड़ों में। दो लैंड मासेस टूट करके निकले उससे, पैंगिया से। दो लैंड मासेस यहां अब आपको दिखाई दे रहे हैं। जो नॉर्थ वाला लैंड मास था, जो ऊपर है नॉर्दर्न साइड, जो नॉर्दर्न लैंड मास था उसको नाम दिया गया लॉरेशिया, और जो सदर्न लैंड मास था उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड जो है, ये आप लोगों ने कभी अपने स्कूल लेवल पे ज़रूर ये नाम सुना होगा, गोंडवाना लैंड। ये स्थिति था हमारे प्लैनेट का 650 मिलियन ईयर्स अगो। और इससे भी पहले मैंने आपको दिखाया कि एक ही लैंड मास था और उस पूरे लैंड मास का नाम था पैंगिया। वो पैंगिया जो था वो ब्रेक कर गया, टूट गया दो हिस्सों में। दो लैंड मासेस हो गए, एक नॉर्दर्न एक सदर्न। जो नॉर्दर्न लैंड मास था उसको नाम दिया गया लॉरेशिया, जो सदर्न लैंड मास था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अब ये था हमारा गोंडवाना लैंड। हम लोगों को फोकस करना है गोंडवाना लैंड पे, बिकॉज वी इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड। अभी हम लोग इंडिया में जिस भाग में रहते हैं, पूरा इंडिया, वो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। उस समय 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना वॉज अ वेरी बिग, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। गोंडवाना वॉज अ सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो। 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो सदर्न साइड में था। नॉर्दर्न साइड में लॉरेशिया था, पर हम लोग लॉरेशिया को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में गोंडवाना लैंड से मतलब रखना है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और ये चैप्टर जो आप जिस कॉन्टिनेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एंटार्क्टिका, वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। ये वही समय था जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास में हुआ करते थे, और उस लैंड मास का नाम था गोंडवाना लैंड, अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो। उस समय गोंडवाना लैंड पे लाइफ एग्जिस्ट करता था, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। लाइफ एग्जिस्ट ऑन गोंडवाना लैंड। यू कैन इमेजिन कि 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड पर जीवन था। पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, लेकिन आज जैसे नहीं थे, अभी जैसे नहीं थे। देयर वॉज वेरी डिफरेंट क्लाइमेट इन गोंडवाना लैंड एट दैट टाइम। उस समय 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड पर
बहुत अलग तरह के पशु पक्षी और बहुत अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते थे। अलग तरह के इसलिए क्योंकि क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर आज जैसा नहीं था। गोंडवाना लैंड पर, पूरे गोंडवाना लैंड पर क्लाइमेट जो था वो बहुत वार्म था, बहुत गर्म क्लाइमेट था। अराउंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था गोंडवाना लैंड का। इट हैज़ अ वार्म क्लाइमेट, बहुत गर्म जगह था गोंडवाना लैंड। 70 to 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ का एवरेज टेम्परेचर था। तो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में आज जैसे पेड़ पौधे और आज जैसे जीव जंतु नहीं पाए जाते थे। जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, पर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रजातियों के थे। स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। आम का पेड़ नहीं था, इमली का पेड़ नहीं था, डॉग्स नहीं थे, ह्यूमंस भी नहीं थे। इस समय गोंडवाना लैंड पर डायनासोर्स की प्रजातियां पाई जाती थी। इंसानों का कहीं अता पता भी नहीं था, इंसानों की प्रजाति का भी अता पता नहीं था। इंसान, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग मैमल्स स्पीसीज से आते हैं और गोंडवाना लैंड पर मैमल्स नहीं थे। उससे पहले डायनासोर्स और उनके जैसे प्रजाति गोंडवाना लैंड पर रहा करते थे। क्लाइमेट बहुत गर्म था और अलग अलग स्पीसीज के ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते थे गोंडवाना लैंड पर। ये गोंडवाना लैंड 500 मिलियन सालों तक फलता फूलता रहा। 500 मिलियन ईयर्स ये गोंडवाना लैंड 500 मिलियन सालों तक फलता फूलता रहा। मतलब जो चीज़ें थीं वो कायम रहीं। 650 मिलियन साल पहले था, 500 मिलियन साल तक फलता फूलता रहा। अब 650 में 500 माइनस कर दो तो बचा 150। मतलब 150 मिलियन साल पहले ये गोंडवाना लैंड भी अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। ये गोंडवाना लैंड जो था इसके 5 टुकड़े हुए, 5 पार्ट्स, और उन 5 टुकड़ों को हम लोग आज अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, जो एक समय गोंडवाना लैंड पर एक साथ थे, एक जैसे कंडीशन में थे, एक जैसा क्लाइमेट था, एक जैसे पशु पक्षी थे, एक जैसे पेड़ पौधे थे। 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना लैंड फलता फूलता रहा। लेकिन अभी से लगभग 150 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड ऑल्सो सेपरेटेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। अब ये गोंडवाना लैंड से पहले भी पैंगिया हुआ करता था। पैंगिया टूटा तो गोंडवाना और लॉरेशिया बने। अब ये टूटा क्यों, टूटने के पीछे रीज़न क्या था, ये हमारे फोकस का चीज़ नहीं है। ये तो ज्योग्राफिकल टर्म्स है। हम लोग एक लाइन में आसानी से इसको ये बोल करके निकल सकते हैं, ड्यू टू सम जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस। कुछ जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस के वजह से पैंगिया टूटा था 2 हिस्सों में। फिर उन्हीं ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशंस के वजह से गोंडवाना भी टूट गया 5 हिस्सों में। लेकिन टूटने से पहले गोंडवाना 500 मिलियन साल तक रहा भी, और उस समय 500 मिलियन साल पेड़ पौधे भी थे, जीव जंतु भी थे गोंडवाना लैंड पर। जब ये ब्रेक होना शुरू हुआ गोंडवाना लैंड 150 मिलियन साल पहले, जब ये गोंडवाना लैंड सेपरेट होना शुरू हुआ,
तो एट दैट टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा गोंडवाना लैंड पर, कितना तबाही हुआ होगा जब भूखंड टूटकर अलग अलग हो रहे थे। 5 भूखंड निकले थे गोंडवाना से, 5 लैंड मासेस निकले थे इस एक लैंड मास से। एक गोंडवाना लैंड को बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। इससे टूट करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज निकले। तो जिस समय ये टूट रहे होंगे, जिस समय ये सेपरेशन चल रहा होगा, उस समय बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ होगा गोंडवाना लैंड के 5 टुकड़ों पर। डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ होगा, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि टूटने के बाद, सेपरेट होने के बाद, वो 5 जो टुकड़े थे गोंडवाना लैंड के, वो 5 टुकड़े अलग अलग दिशा में मूव कर रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे। इनका ये मूवमेंट बहुत स्लो था, वेरी स्लो। इनका ये मूवमेंट बहुत स्लो था, लेकिन ये मूव कर रहे थे और ये आज भी मूव कर रहे हैं। ये 5 पार्ट्स जो हैं वो आज भी मूव कर रहे हैं। गोंडवाना लैंड जब टूटा 5 टुकड़ों में, तो मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, क्योंकि टूटकर जब टुकड़े अलग अलग दिशा में मूव कर रहे थे, तो जिस दिशा में जो भी टुकड़ा गया, उसके अकॉर्डिंग उस टुकड़े पर क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर बदलता गया। जब पूरा गोंडवाना लैंड था, तो पूरे गोंडवाना लैंड पर वार्म क्लाइमेट था, गर्म क्लाइमेट था, और पूरा गोंडवाना लैंड पर एक प्रजाति के पशु पक्षी और एक प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते थे। लेकिन जब ये टूट करके और 5 टुकड़ों में बट गया और 5 टुकड़े मूव कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में, कोई साउथ की तरफ, कोई ईस्ट की तरफ, कोई नॉर्थ की तरफ, कोई वेस्ट की तरफ, तो 5 टुकड़ों पर जो क्लाइमेट होगा, जो कंडीशन होगा, वो तो बदल रहा होगा। और उस बदलते हुए क्लाइमेट, बदलते हुए कंडीशन, बदलते हुए एटमॉस्फेयर के वजह से जो जीव जंतु और जो पेड़ पौधे उन 5 टुकड़ों पर थे एक जैसे, वो जीव जंतु और पेड़ पौधे मरने लगे। पेड़ पौधे भी मरने लगे, जीव जंतु भी मरने लगे, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने लगा, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। तो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु थे उन 5 टुकड़ों पर, वो 5 टुकड़ों के पेड़ पौधे और जीव जंतु धीरे धीरे करके फिनिश होने लगे। और उनके डेड बॉडीज जो थे, पेड़ पौधे के और जीव जंतु के जो डेड बॉडीज थे, वो उन 5 टुकड़ों के सरफेस पे पड़े हुए थे। अब उन 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़ों पर, मतलब 4 पार्ट्स पर फिर से आगे जाकर के जीवन संभव हुआ, फिर से। लेकिन इस बार जब जीवन संभव हुआ 4 टुकड़ों पर, तो अलग तरह के, अलग प्रजाति के पेड़ पौधे हुए और अलग प्रजाति के जीव जंतु हुए। उसी समय जब ये सेपरेशन चल रहा था, ये जो टूटने वाला जो प्रोसेस चल रहा था, उसी समय डायनासोर्स के प्रजाति का अंत हो गया था और एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई थी। उस प्रजाति का नाम था मैमल्स, जिस प्रजाति में इंसान भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी उस प्रजाति के एक एनिमल हैं मैमल्स में। मैमल्स उनको बोले जाते हैं जो जीव जंतु अपने बच्चों का पालन पोषण अपने मिल्क से करते हैं, अपने दूध से करते हैं, उनको मैमल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। और वेरी सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो अंडे देते हैं, वो मैमल्स नहीं होते।
जो अंडे नहीं देते वो मैमल्स होते हैं, जैसे हेन्स, मुर्गियां हैं। वो अपने बच्चों का पालन पोषण अपने दूध पर तो नहीं करती हैं, इसका मतलब वो मैमल्स नहीं हैं, वो अलग प्रजाति की हैं। जैसे गोट्स हैं, बकरियां हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण अपने मिल्क से करती हैं, तो इसका मतलब कि गोट्स जो हैं वो मैमल्स प्रजाति की हुई। तो जिस समय ये सेपरेशन हो रहा था गोंडवाना लैंड का, उस समय डायनासॉर्स के प्रजाति का अंत हो गया और उसी समय एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, जिस प्रजाति का नाम था मैमल्स। ये मत सोचना कि ह्यूमन बीइंग्स का शुरुआत हुआ था, ह्यूमन बीइंग्स तो फिर बहुत बाद में आए। मैमल्स प्रजाति का शुरुआत हो गया था अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो, व्हेन गोंडवाना लैंड वॉज सेपरेटेड इनटू 5 पार्ट्स। अब सोचो कि अगर पांचों टुकड़ों पर, गोंडवाना लैंड के जो 5 टुकड़े थे, उन 5 टुकड़ों पर उस समय के जीव जंतु और उस समय के पेड़ पौधों का डेड बॉडीज पड़ा हुआ था, और मैंने कहा कि उन 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़ों पर फिर से जीवन संभव हुआ, एक टुकड़ा जो था उस पर फिर कभी भी जीवन संभव नहीं हुआ। सबसे पहले तो वो 5 टुकड़े कौन कौन से थे जी, आज हम लोग उन टुकड़ों को किन किन नामों से जानते हैं वो समझ लें। वो 5 टुकड़े जो गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुए थे। पहला, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है आज, वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। दूसरा, अफ्रीका, वो भी आज एक कॉन्टिनेंट है, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया, वो भी एक कॉन्टिनेंट है, वो भी गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ है। चौथा, एंटार्क्टिका, जहां का जर्नी हम लोग कर रहे हैं, वो एंटार्क्टिका भी गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ। और 5वां हिस्सा था इंडिया। 5 हिस्से थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड इंडिया। अब ये इंडिया वाला जो हिस्सा है, इस पर कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि इंडिया क्यों, एशिया होना चाहिए, लेकिन नहीं। एशिया के हिस्सा इंडिया अभी है, एट प्रेजेंट हम लोग जो हैं वो एशियन कंट्रीज में हैं। हमेशा से हम लोग एशियन कंट्रीज में नहीं थे, क्योंकि एशिया का जो बाकी कंट्रीज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज लॉरेशिया से आए हैं। जो गोंडवाना लैंड के ऊपर वाला हिस्सा था लॉरेशिया, उसमें देखोगे एशिया आता है, तो एशिया लॉरेशिया में था, इंडिया गोंडवाना लैंड में था, एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड में था, अफ्रीका गोंडवाना लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड में था, साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड में था। इसीलिए गहरा आश्चर्य जहां लेखिका को हुआ था, वहां यह बात बोला गया था कि आश्चर्य हुआ लेखिका को यह सोच करके कि वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास के हिस्सा हुआ करते थे, सेम लैंड मास, एंड दैट लैंड मास वाज कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना लैंड कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था? 650 मिलियन साल पहले। कितना दिन तक गोंडवाना लैंड फलता फूलता रहा? 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन साल। तो वो 500 मिलियन साल इंडिया और एंटार्क्टिका एक साथ एक लैंड मास में थे। इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों पर एक जैसा क्लाइमेट था, एक जैसा एटमॉस्फेयर था, एक जैसे प्रजाति के पशु पक्षी और एक जैसे प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते थे। लेकिन आज अगर कंपेयर करोगे इंडिया और एंटार्क्टिका को, तो आज ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन में ही ले लो, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है,
और दूसरे तरफ एंटार्क्टिका में पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कभी बसा ही नहीं। जब से एंटार्क्टिका गोंडवाना से टूट करके अलग हुआ, उसके बाद वहां कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बसा। 150 मिलियन साल पहले ये अलग हुए थे टूट करके। जब टूट करके अलग हुए तो मैंने आपको कहा कि 4 हिस्सों में, 4 टुकड़ों पर फिर से लाइफ संभव हुआ। वो 4 टुकड़े, फर्स्ट साउथ अमेरिका, सेकंड अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इंडिया। ये 4 टुकड़ों पर फिर से जीवन संभव हुआ, लेकिन एक टुकड़ा ऐसा रह गया जिस पर फिर से कभी जीवन संभव ही नहीं हुआ, और वो टुकड़ा था एंटार्क्टिका का टुकड़ा। अब इन 5 टुकड़ों पर फॉसिल्स थे, अवशेष, जो डेड बॉडीज प्लांट्स के थे और जो एनिमल्स के थे, 650 मिलियन साल पहले वाले डेड बॉडीज। उन डेड बॉडीज के फॉसिल्स सरफेस पे थे, 5 टुकड़ों के सरफेस पे। लेकिन उनमें से 4 टुकड़ों पर जब फिर से जीवन संभव हुआ तो वो फॉसिल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए उन 4 टुकड़ों पर। फॉसिल्स जो थे, मिलियन ईयर्स पहले वाले फॉसिल्स, वो डिस्ट्रॉय हो गए उन 4 टुकड़ों पर। मगर एक टुकड़ा, एंटार्क्टिका वाला टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा है जिस पर वो फॉसिल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और एंटार्क्टिका क्योंकि वो मूव करता करता सबसे नीचे चला गया तो उसका टेम्परेचर सबसे कम हो गया, और एंटार्क्टिका के सरफेस पे बर्फ जमना शुरू हो गया। लेयर ऑफ आइस, एक लेयर जमा, 2 लेयर जमा, 3 लेयर जमा। अब सरफेस पे क्या पड़ा हुआ था एंटार्क्टिका पे? फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ये फॉसिल्स बाकी 4 टुकड़ों पर भी थे, पर वहां डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि फिर से लाइफ पॉसिबल हो पाया। एंटार्क्टिका वाले टुकड़े पर ये फॉसिल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए क्योंकि लाइफ कभी हुआ ही नहीं फिर यहां। और उन फॉसिल्स के ऊपर लेयर ऑफ आइस चढ़ता गया, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर। इतना लेयर चढ़ा आइस का कि एट प्रेजेंट, अभी के समय में, एंटार्क्टिका पर अबाउट 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमा हुआ है। 5 किलोमीटर्स। और उस 5 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबा हुआ है हमारा इतिहास, मिलियन ईयर्स पुराना इतिहास। अगर आपको 1000 ईयर्स पुराना इतिहास चाहिए तो बाकी जगह पे भी मिल सकता है। इंडिया में मिल सकता है, अफ्रीका में मिल सकता है, अमेरिका में मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता है। अगर 1000 ईयर्स पुराना आप खोजेंगे तो सब जगह मिल जाए। मगर आप अगर लाखों साल पुराना खोजेंगे कि लाखों साल पहले किस तरह के जीव जंतु थे और लाखों साल पहले किस तरह के पेड़ पौधे थे, तो ये जानने के लिए आपको फिर एक ही जगह बचता है, और वो जगह है एंटार्क्टिका। क्योंकि वो लाखों साल पहले के जो फॉसिल्स थे वो एंटार्क्टिका के सरफेस पर बर्फ के लेयर्स के नीचे दब करके सुरक्षित हो गए। और आज एंटार्क्टिका पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है। तो वो जो सेंटेंस लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू नो अबाउट योर पास्ट, अगर आप अपने प्लेनेट का पास्ट जानना चाहते हैं सबसे पुराना, तो कहां मिलेगा? एंटार्क्टिका पर मिलेगा। प्रेजेंट भी एंटार्क्टिका पे ही पता चलता है। पास्ट का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि वो फॉसिल्स, जो अवशेष जो सरफेस पे थे, उनके ऊपर बर्फ जमता गया, कभी इंसान बस नहीं पाया, किसी तरह का लाइफ कभी नहीं पॉसिबल हुआ एंटार्क्टिका वाले भाग पर। तो वो
पास्ट हमारा बताता है। प्रेजेंट कैसे बताता है? तो प्रेजेंट में एंटार्क्टिका, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, जहां प्लांट्स नहीं हैं, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज़्यादा प्योर है। सबसे ज़्यादा प्योर एटमॉस्फेयर है एंटार्क्टिका का। और अभी हम लोगों के प्लैनेट पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, जैसे सब लोगों ने पढ़ रखा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन होते जा रहा है। वो ओजोन लेयर जो सन से हार्मफुल रेज को रोकती है आने से पृथ्वी तक, वो ओजोन लेयर खराब होते जा रहा है, जिस वजह से हार्मफुल रेज हमारे प्लैनेट के सरफेस तक पहुंच रहा है। लेकिन उन हार्मफुल रेज का कोई डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग बाकी दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। उस हार्मफुल रेज का डायरेक्ट इफेक्ट देख पाएंगे एक ही जगह पर पूरी दुनिया में, वो जगह है एंटार्क्टिका, जिस जगह पर पूरे वर्ल्ड का 90% आइस जमा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में जितना आइस है उसका 90% सिर्फ एंटार्क्टिका पर है। 5 किलोमीटर का गहराई मैंने बताया सिर्फ आइस का है, ठोस बर्फ। और वो जो हार्मफुल रेज हैं वो जब इस बर्फ पे पड़ती हैं तो वो बर्फ तेजी से पिघलता है। और बर्फ को मेल्ट करते हुए देख करके आप प्रेजेंट जान सकते हैं कि वर्तमान में हमारे प्लैनेट पर कितना नुकसान हो रहा है, जो कि आप दूसरे जगह पर नहीं देख सकते। उतना विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं है जितना क्लियरली विजिबल एंटार्क्टिका पर है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट जो है वो भी हमारा एंटार्क्टिका ही बताता है सबसे अच्छा। और हमारा फ्यूचर, जब एंटार्क्टिका के पिघलते हुए बर्फ को आप देखिएगा कि जिस स्पीड से वो मेल्ट कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे। इस तरह से एंटार्क्टिका एकमात्र ऐसा जगह है जो हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी दे सकता है। और वो लाइन जो टेक्स्ट बुक में आया था कि वो कैसा समय रहा होगा जब एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही लैंड मास के हिस्से थे, तो वो समय था जब गोंडवाना लैंड था 650 मिलियन साल पहले। उस समय उस गोंडवाना लैंड पर इंडिया और एंटार्क्टिका उसी गोंडवाना लैंड के हिस्से हुआ करते थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। थैंक यू।